अच्छा जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे नी में जो हम किस तरह से पावर चेक करेंगे। नी फ्लेक्सर्स हमने डिस्कस किया कि अपने पेशेंट को कहना है कि नी को बेंड करे और हम जो है उसकी नी को स्ट्रेटन करने की कोशिश करेंगे। हमने पेशेंट को कहना है आपने स्ट्रेटन करने नहीं देना, ठीक है, आपने बेंड रखना है। तो ये नी की फ्लेक्सर्स की पावर चेक होगी। इसी तरह नी के एक्सटेंसर्स को चेक करने के लिए नी जो है स्लाइटली बेंड होगी और हमने पेशेंट को कहना है आप स्ट्रेटन करें अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, और हम रेजिस्टेंस दे रहे होंगे, उसको स्ट्रेट नहीं करने देंगे। तो ये नी एक्सटेंसर्स होंगे। फिर एंकल प्लांटर फ्लेक्सर्स और डोर्सी फ्लेक्सर्स। प्लांटर फ्लेक्सर्स के लिए हमने पेशेंट को कहना है कि आप पुश करें फुट को डाउन एंड नॉट लेट यू पुश इट अप, ठीक है। पेशेंट जो है ना वो डाउनवर्ड फुट को पुश करेगा और हमें जो है उसको ऊपर नहीं करने दे रहे होगा, हम नीचे से उसको ऊपर करेंगे। और इसी तरह अगर डोर्सी फ्लेक्सर्स चेक करने हैं एंकल के, तो हमने पेशेंट को कहना है कि आप जो है फुट को ऊपर ले आए और फिर हम ऊपर से रेजिस्टेंस दे रहे होंगे, यानी हम उसको नॉट लेट यू पुश इट डाउन, तो वो हमें डाउनवर्ड अपने फुट को पुश नहीं करने दे रहा होगा, ऊपर कर रहा होगा। तो ऊपर जो है डोर्सी फ्लेक्सर्स होते हैं, तो उनका जो है फंक्शन फिर इससे जो है चेक हो रहा है, उनकी पावर जो है चेक हो रही है। इसी तरह फिर इन्वर्टर्स और इन्वर्टर्स। तो जब फुट जो है प्लांटर फ्लेक्शन में होगा, तो हमने पेशेंट इस तरह जब होगा तो हमने पेशेंट को कहना है कि अपने फुट को अगेंस्ट रेजिस्टेंस यूँ इवर्ट करे, ठीक है। अगर यूँ प्लांटर फ्लेक्शन में है तो यूँ इवर्ट करेगा, यहाँ से हमने रेजिस्टेंस देनी है, ठीक है, तो अगेंस्ट रेजिस्टेंस। और अगर इन्वर्टर्स फुट एंकल की चेक करने, तो हमने पेशेंट को कहना है कि इवर्ट करे फुट को, यूँ इस तरह से इवर्ट करेगा अगेंस्ट रेजिस्टेंस। यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस होगी तो अगेंस्ट रेजिस्टेंस जो इवर्ट करेगा। तो यहाँ पर ये जो है सारा हुआ कंप्लीट, लोअर लिम्ब अपर लिम्ब, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट आता है हमारे पास रिफ्लेक्सेस चेक करना, ठीक है। मोटर सिस्टम में ही कर रहे हैं ना हम, बल्क, टोन, पावर, और उसके बाद है रिफ्लेक्सेस चेक करना, फिर हम कोऑर्डिनेशन और गेट चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सेस में अब क्या होता है, पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल और रिलैक्स पोजीशन में होना चाहिए जब भी हम चेक करेंगे। इंश्योर करें कि जो हम मसल टेस्ट कर रहे हैं वो विजिबल है, वो मसल, ठीक है। और फिर हमने जो है टेंडन को स्ट्राइक करना है, याद रखिएगा कि मसल की बेली को स्ट्राइक नहीं करना, टेंडन को करना है। अब जो है हमने मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको ऑब्जर्व करना है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन हमने चेक करनी है। और याद रखिए एक फिनोमेना होता है रीइंफोर्समेंट। ये क्या होता है, जब जो है रिफ्लेक्सेस एलिसाइड नहीं हो पा रहे होते, डिफ़िकल्ट होते हैं टू एलिसाइड, तो पेशेंट्स में हम ये एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट। तो इसमें जो है लोअर लिम्ब के लिए अगर हम चेक कर रहे हैं रिफ्लेक्सेस और नहीं हो पा रहा, तो फिर हम पेशेंट को कहेंगे कि अपनी जो फिंगर्स हैं, फ्लैक्स फिंगर्स, उनको जो है इस तरह से इंटरलॉक करें, ठीक है। इस तरह से वो इंटरलॉक करेगा और टाइटन करे इमीडिएटली बिफोर स्ट्राइकिंग द टेंडन। जैसे आपने जो है मसल पे टेंडन लोअर लिम्ब में जो है स्ट्राइक किया, उससे पहले जो हमने कहना आप जल्दी से अपनी इस तरह से रीइंफोर्स करें, अपनी इंटरलॉक फ्लैक्स फिंगर्स को जो है टाइटन करें इमीडिएटली। तो यानी उसका इससे ध्यान उस तरफ जाता है जिसकी वजह से फिर रिफ्लेक्सेस एलिसाइड होते हैं। तो लोअर लिम्ब में इस तरह करना है, लेकिन अपर लिम्ब में जब आप रिफ्लेक्सेस चेक करें तो आपने पेशेंट को कहना है कि अपने टीथ को क्लेंच करें, ज़ोर से जो अपने टीथ को क्लेंच करें। और इसके अलावा कह रहे हैं कि डू नॉट डिक्लेयर डिमिनिश या एब्सेंट रिफ्लेक्स। तब तक आपने नहीं कहना कि भाई इस पेशेंट की तो है ही नहीं रिफ्लेक्सेस, डिमिनिश है या नहीं है, अंटिल कि आपने रीइंफोर्समेंट नहीं कर ली। ये लाजमी आपने परफॉर्म करनी है। सबसे पहले जो है यहाँ पर एक्सप्लेन हुए हैं डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, जिसमें हमारे पास बाइसेप रिफ्लेक्स, ट्राइसेप रिफ्लेक्स, ब्रेकियोरेडियलिस रिफ्लेक्स, नी रिफ्लेक्स, एंकल रिफ्लेक्स, हॉफमैन रिफ्लेक्स आता है, ठीक है। तो ये सारे जो है हमारे डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस होते हैं। हॉफमैन रिफ्लेक्स क्या होता है, हमने जो है एग्जामिनिंग, यहाँ पर अगर आप साथ वीडियो में भी देखें हॉफमैन रिफ्लेक्स परफॉर्म किया जा रहा है, तो उसमें होता यूँ है कि हमने जो है पेशेंट की जो हम एग्जामिनिंग राइट इंडेक्स फिंगर है अंडर द डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट ऑफ द पेशेंट्स मिडिल फिंगर, ठीक है। इस वीडियो में देखें तो हम जो है हमने अपनी जो है राइट इंडेक्स फिंगर जो है वो पेशेंट के डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट जो है ना, पेशेंट की मिडिल फिंगर के डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट के नीचे रखनी है, और फिर हमने ब्रिस्कली जो है डाउन फ्लिक करना है, डाउनवर्ड पेशेंट्स की ब्रिस्कली फ्लिक करना है डाउन द पेशेंट्स फिंगर टिप विद एग्जामिनिंग राइट थंब अप। जो हमारा देखिए राइट थंब जो एग्जामिनर का अप है, और अब जो है पेशेंट के थंब की जो मूवमेंट है उसको चेक करना है, ठीक है। तो अगर रिफ्लेक्स फ्लेक्शन थंब की हो रही है तो ये एग्जेजुरेटेड हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा, ठीक है। हमने थंब की मूवमेंट फिर चेक करनी है। यहाँ पर देखिए इस वीडियो में ये परफेक्टली एलिसाइड हुआ है। इस तरह से आपने वो थंब अपना ऊपर रखना है, पेशेंट के मिडिल फिंगर को होल्ड करके, नीचे जो है बाकी फिंगर्स, और जो है इसको अपनी इंडेक्स फिंगर से एलिसाइड करवाना है। तो थंब को देखें, थंब की जो है वो होगी मूवमेंट होगी, इसको कहते हैं हम हॉफमैन रिफ्लेक्स, ठीक है। और ये जो है एग्जेजुरेट हो जाएगा अगर हाइपर रिफ्लेक्सिया है।
उसके बाद रिफ्लेक्सेस की कुछ ग्रेडिंग यहाँ पे बताई गई है कि अगर जो है बिल्कुल आपको एब्सेंट रिफ्लेक्सेस मिल रहे हैं तो हम उसको 0 कहते हैं रीइंफोर्समेंट के बावजूद। अगर जो है रिड्यूस्ड रिफ्लेक्सेस हम प्लस लिखते हैं। नॉर्मल रिफ्लेक्सेस में 2 प्लस होगा, ठीक है, प्लस प्लस। एग्जेजरेटेड में 3 होंगे और फिर एग्जेजरेटेड रिफ्लेक्सेस इंक्लोनस में प्लस 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 4 बार आपने प्लस जो है इस तरह से लिखना होता है। क्या कॉजेज़ हैं हाइपर रिफ्लेक्सिया की, क्यों बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट होते हैं हाइपर रिफ्लेक्स? एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम पढ़ते आते हैं कि अपर मोटर न्यूरॉन लेशन में होता है और दूसरा एंजाइटी में होता है, ठीक है। इसके अलावा कॉजेज़ ऑफ डिमिनिश्ड या एब्सेंट रिफ्लेक्सेस क्या है, वो उसमें मेजर जो लोअर मोटर न्यूरॉन लेशन है जिसकी वजह से डिमिनिश या एब्सेंट रिफ्लेक्स होंगे, तो उसमें क्या हो सकता है, या तो उसमें लोअर मोटर में कोई मोटर नर्व की जो है लेशन हो जिसको हम कहते हैं न्यूरोपैथी, या फिर एंटीरियर स्पाइनल कॉर्ड रूट में जो है लेशन हो, ठीक है, एंटीरियर स्पाइनल कॉर्ड रूट में, या एग्जांपल जैसे स्पॉन्डाइलोसिस, ठीक है। तो लोअर मोटर न्यूरॉन में आता क्या है, एक तो या तो मोटर नर्व में लेशन हो जाए या फिर जो है एंटीरियर स्पाइनल कॉर्ड रूट में लेशन हो तो हम उसको कहेंगे, ठीक है, जैसे स्पॉन्डाइलोसिस की वजह से, या फिर जो लेशन है वो एंटीरियर हॉर्न सेल्स में हो रही है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे एंटीरियर हॉर्न सेल्स में हो रही है या रूट में हो रही है, सेल में हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल पोलियोमाइलाइटिस अफेक्ट करता है, या फिर जो है वो सेंसरी रूट या सेंसरी नर्व में लेशन है तो हम उसको कहते हैं कि ये लोअर मोटर न्यूरॉन लेशन है, ठीक है। इसी तरह जो है कौन से कॉजेज़ हैं डिमिनिश या एब्सेंट रिफ्लेक्स के, वो होता है सेरिबेलर लेशन सेरिबेलम में, या फिर मायोपैथी हो मसल वीकनेस, तो उसमें भी जो है हमें डिमिनिश या फिर एब्सेंट रिफ्लेक्स मिलते हैं। मसल्स में ही जो है मसला है जिसकी वजह से। अब आता है सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस, डीप हमने डिस्कस किए थे, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ब्रेकियोरेडियलिस, नी, एंकल, ये सारे जो थे हमारे डीप रिफ्लेक्सेस थे। अब सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस में क्या आता है, एक तो प्लांटर रिफ्लेक्स आएगा, अच्छा प्लांटर रिफ्लेक्स है, इसके अलावा एब्डोमिनल रिफ्लेक्स और क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स जो है, ये तीनों सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस हैं। सबसे पहले प्लांटर रिफ्लेक्स देखें तो इसमें क्या होता है कि हमने पेशेंट को जो है बताना होता है कि आप क्या करने वाले हैं, और फिर हमने एक ब्लंट ऑब्जेक्ट लेना है, जैसे कि चाबी जो होता है, चाबी का स्ट्रोक लगाना है आपने लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द सोल पे। यहाँ पर देखिए इस वीडियो में तो लेटरल एस्पेक्ट जो होता है ना सोल का, लेटरल साइड, वहाँ पे आपने ये की का स्ट्रोक लगाना होता है और फिर इनवर्ट जाएंगे आप, लेटरली जाके फिर देखिए इनवर्ट जा रहा है, तो इससे जो है फिर जब तक ये टोस तक नहीं रीच कर रहा, देखिए यहाँ से जाके टोस तक फिर आपने यूँ इन्वर्ट जाना है। तो नॉर्मल जो रिस्पॉन्स होता है उसमें क्या होता है कि फ्लेक्शन होती है बिग टो की, जो है वो नीचे आएगा एट द मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट। और इसके अलावा जो अगर एक्सटेंसिव रिस्पॉन्स मिल रहा है जिस तरह इस वीडियो में मिल रहा है, जिसको हम कहते हैं बेबिंस्की साइन, तो उसमें क्या होता है एबनॉर्मल जो है एक्सटेंसिव रिस्पॉन्स हमें मिलेगा, ऊपर जा रहा है, एक्सटेंशन हो रही है बिग टो की, ठीक है, और बाकी जो टोज हैं उनकी फैनिंग हो रही है, वो भी ऊपर जा रहे हैं, ओपन हो रहे हैं। तो ये इंडिकेट करता है बेबिंस्की अगर इस तरह से हमें मिल रहा है पॉजिटिव, तो हम कहेंगे कि ये पेशेंट को अपर मोटर न्यूरॉन लेशन है, यानी पैरामिडल लेशन है। दोनों साइड्स की बायलेटरल अपगोइंग प्लांटर्स जो है वो हमें जनरलाइज सीजर में मिल सकता है, अगर दोनों पाँव में मिल रहा है वो सीजर हो सकता है इसका कॉज, या फिर कोमा वाला पेशेंट हो सकता है, ठीक हो गया। तो इस तरह से हम प्लांटर रिफ्लेक्स जो है वो चेक करते हैं। उसके बाद अगला होता है सुपरफिशियल एब्डोमिनल रिफ्लेक्स कैसे चेक होते हैं। देखिए हमने अपर और लोअर क्वाड्रेंट जो है एब्डोमिनल वॉल के हर साइड पे, उन पे हमने रैपिडली लेकिन लाइटली जो है ऑरेंज स्टिक से की मदद से जो है स्ट्रोक जो है लगाने होते हैं, जिस तरह वीडियो में लगा रहा है, दोनों साइड पे करना है। और फिर अब मसल की कॉन्ट्रैक्शन को देखें, ऑब्जर्व करें, और जो कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से देखिए अम्बिलाइकस की भी मूवमेंट हो रही है, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्स जो है किस में डिमिनिश्ड होगा, अगर अपर मोटर न्यूरॉन लेशन होगी तो हमें ये सुपरफिशियल एब्डोमिनल रिफ्लेक्स नहीं मिलेगा। थर्ड होता है हमारे पास सुपरफिशियल रिफ्लेक्स में क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स। क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स में आपने क्या करना होता है कि जो स्किन है अपर थाई की उसको स्ट्रोक करना होता है यूजिंग द ऑरेंज स्टिक की मदद से, और फिर जो है इप्सिलेटरल उसी साइड की टेस्टिकल की मूवमेंट जो है आपने ऑब्जर्व करनी है। अब ये रिफ्लेक्स जो है अपर मोटर न्यूरॉन लेजन में, या फिर अगर L1 L2 को डैमेज हो, ठीक है, तो उसमें L2 या L1 L2 स्पाइनल सेगमेंट डैमेज हो तो उसमें ये लॉस्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गया क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स, जो कि अपर मोटर न्यूरॉन लेजन या फिर L1 L2 स्पाइनल सेगमेंट डैमेज में लॉस्ट होगा। अच्छा जी, इस वीडियो में थोड़ा सा आप देख लें कि बाइसेप अब डीप टेंडन रिफ्लेक्स भी किस तरह से एलिसाइड होता है। तो इस तरह से आपने पेशेंट की जो आर्म है उसको होल्ड करना है, ठीक है, अपनी आर्म के ऊपर, और जो है अपना थंब जो है इस तरह से रखना है पेशेंट की एल्बो पर, जो उसका टेंडन है बाइसेप टेंडन उस पर, और फिर उसके ऊपर आपने टेंडन जो है स्ट्रोक लगाना है जर्क हैमर से। तो ये जो है बाइसेप डी टेंडन रिफ्लेक्स एलिसाइड होगा।
इसके अलावा ट्राइसेप रिफ्लेक्स जो है, जो कि C7 है, उसको एलिसाइड करने का कुछ इस तरह से तरीका है। आपने जो है पेशेंट को ऐसे एबडक्टेड पोजीशन में नीचे से जो है एल्बो को यूँ पकड़ना है अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब से, और पीछे ये पूरा जो है ट्राइसेप मसल है उसका टेंडन यहाँ पर होता है एल्बो पर, यहाँ पर आपने स्ट्राइक करना है। तो ये एलिसाइड हुआ ट्राइसेप रिफ्लेक्स। इसके अलावा ब्रेकियोरेडियलिस जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स है C6, उसको भी एलिसाइड करने का कुछ इस तरह से तरीका है कि हमने इस पोजीशन में पेशेंट की आर्म को होल्ड करना है, ठीक है, हैंड जो है उसका हमारी आर्म पे रेस्टिंग हो, और फिर अपने ही थंब पर हमने जो है टेंडन के ऊपर हम कर रहे थे उसमें बाइसेप में, अब यहाँ पर हमने ब्रेकियोरेडियलिस मसल पे एलिसाइड करना है, ठीक है। ब्रेकियोरेडियलिस पे जब हम स्ट्रोक करेंगे तो हमें ये मिलेगा, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और रिफ्लेक्स मिलेगा। यहाँ पर जो है पैटेला टेंडन रिफ्लेक्स हो रहा है, और इसमें हमने पेशेंट को बिठाना होता है कंफर्टेबली, और जो है उसके जो दोनों लोअर लिम्स हैं वो हैंग करें बिल्कुल इस तरह जैसा डेमोन्स्ट्रेटेड है। अब जो है हमने क्या करना है, पेशेंट के पैटेला को सबसे पहले हमने रीइंफोर्समेंट करवा लेनी है पेशेंट से, क्योंकि लोअर लिम्ब में हम करवा रहे थे इस तरह से। रीइंफोर्समेंट के बाद अब हमने इस तरह से पैटेला पे स्ट्राइक करना है हैमर, ठीक है। जो लिगामेंट होता है उस पर आपने स्ट्राइक करना होता है। बेड साइड पर जो हम नी रिफ्लेक्स एलिसाइड करवाते हैं उसका ये मेथड होता है, नीचे से आपने होल्ड करना होता है पेशेंट के, उसको करना है आपने ढीला छोड़ देना है, और इस तरह से आपने जो है टैप करना है पैटेला पर। इसी तरह बेड साइड पर एंकल रिफ्लेक्स जो एलिसाइड किया जाता है वो इस तरह से होता है, आपने थोड़ी सी जो है लेटरल पोजीशन इस तरह से एबडक्ट करना है और इवर्टेड फुट पर स्ट्राइक करना है हैमर, तो इस तरह से एलिसाइड होगा, ठीक है। या फिर आप उसी की ही दूसरी लेग पे आप रख के थोड़ा सा नीचे से होल्ड करके और एलिसाइड करवा सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये हो गया एंकल रिफ्लेक्स। अच्छा, नॉर्मल प्लांटर रिफ्लेक्स और बेबिंस्की साइन की मैं बताऊँ, देखिए बच्चों में भी जो है हमें ये बेबिंस्की पॉजिटिव मिलता है, क्योंकि उनकी अभी न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट सही नहीं हो रही होती, तो इस वजह से जब आप इस तरह से स्ट्रोक करेंगे, देखिए फैनिंग आउट हो रही है बाकी टोज़ की, और जो बिग टो है उसकी भी हाइपर एक्सटेंशन हो रही है ऊपर जो है, जबकि ये एडल्ट्स में अगर हमें ऐसा मिले तो वो अपर मोटर न्यूरॉन लेजन होगी, लेकिन बेबीज़ में जो है ये बिल्कुल कम्प्लीटली नॉर्मल है। यहाँ पर जो है रिफ्लेक्सेस हो गए। उसके बाद आता है अगला कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में कह रहा है कि फॉलोइंग टेस्ट जो है हमने परफॉर्म करने होते हैं टू टेस्ट द कोऑर्डिनेशन, यानी सेरिबेलर लेजन, सेरिबेलम की लेजन को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। उसमें हमने सबसे पहले फिंगर नोज टेस्ट आता है, रैपिडली अल्टरनेटिंग मूवमेंट्स, रिबाउंड और हील शिन टेस्ट। अच्छा जी, फिंगर नोज टेस्ट में क्या होता है, हमने पेशेंट को कहना है टच करे अपनी नोज़ को, ठीक है, इंडेक्स फिंगर के साथ, और फिर जो है दोबारा हमारी फिंगर को टच करे, ठीक है, एग्जामिनर की आउटस्ट्रेच फिंगर को। तो इससे आपने जो है नियरली फुल एक्सटेंशन ऑफ द शोल्डर एंड एल्बो के साथ जो है देखना है कि वो टच करे। इसमें आपने साथ में सेरिबेलर लेजन के साइंस जो है ना वो नोट करने हैं पेशेंट में, जैसे कि अगर इन अटेंशन ट्रेमर हो रहा है उसको, ठीक है, इन अटेंशन ट्रेमर इंक्रीजिंग एज अ टारगेट इज़ अप्रोच, जैसे वो अपने इस टारगेट पे अप्रोच करता है या वहाँ पे नोज़ पे, तो ट्रेमर देखें उसको ज़्यादा हो रहा है, ये आपने नोट करना है। दूसरा, पास्ट पॉइंटिंग फिंगर जो कि ओवरशूट कर जाए टारगेट को, यानी नोज़ पे टच करने के बजाय या इस टारगेट को टच करने के बजाय वो साइड पे चली जा रही है, तो वो सेरिबेलर लेजन में हमें मिलता है। रैपिडली अल्टरनेटिंग मूवमेंट इस तरह से आपने परफॉर्म करवानी होती है। पेशेंट को कहना है कि प्रोनेट और सुपाइनेट करे अपना जो हाथ है ऑन द डोर्सम ऑफ द अदर हैंड पे, जितना जल्दी हो सके उतना पॉसिबल ये परफॉर्म करके दिखाए, ये आपने उसको बोलना होता है। तो ये मूवमेंट जो सेरिबेलर लेशंस होती हैं उनमें स्लो हो जाती है, एक्स्ट्रा पैरामिटल डिसऑर्डर्स में भी स्लो होगी, जैसे पार्किंसनिज्म में, या पैरामिटल डिसऑर्डर्स जैसे कि इंटरनल कैप्सूल में अगर इन्फेक्शन हो तो वो मूवमेंट जो है ये स्लो मिलती है। इसको डिसडाइडोकोकाइनेसिया टेस्ट भी कहते हैं। इसके अलावा एक और होता है रीबाउंड फिनोमेना, ठीक है। रीबाउंड फिनोमेना में क्या होता है कि हमने जो है पेशेंट को कहना होता है कि अपनी जो आर्म्स है लिफ्ट करे रैपिडली फ्रॉम द साइड्स ऑफ, मतलब साइड से अपनी आर्म को रैपिडली लिफ्ट करे और फिर स्टॉप हो जाए। अगर पेशेंट को हाइपोटोनिया होगा सेरिबेलर डिजीज़ की वजह से, तो वो डिले मिलेगा, वो अपनी आर्म को स्टॉप नहीं कर पाएगा, डिले होगा, ठीक है, अगर हाइपोटोनिया है सेरिबेलर डिजीज़ की वजह से। अच्छा जी, अगला है हील शिन टेस्ट। इसमें क्या होता है, हमने पेशेंट को कहना होता है कि अपनी हील को, एक फुट की हील को दूसरी जो शिन है उस पर स्लोली जो है
एक्यूरेटली और मॉडरेट पेस के साथ जो है ना डाउनवर्ड लेके जाए, ठीक है, एक्यूरेटली लेके जाए। अगर उसको सेरिबेलर लेजन होगी ना तो उसकी हील देखें जिस तरह वीडियो में ये वॉबल करेगी ऑल ओवर ऑसिलेशंस के साथ फ्रॉम साइड टू साइड और ओवर शूट कर जाएगी, ठीक है। उसको देखिए आगे भी ओवर शूट कर जाएगी और उस पर सही तरीके से वो नहीं पास करवा रहा है। इसको कहते हैं हील शिन टेस्ट परफॉर्म करवाना, और ये हमें सेरिबेलर लेजन में इस तरह से पॉजिटिव मिलता है। तो यहाँ पर सारी जो है कोऑर्डिनेशन जो है कंप्लीट हुआ कि हमने इसमें फिंगर नोज टेस्ट चेक किया, फिर रैपिडली अल्टरनेटिंग मूवमेंट्स चेक की, रीबाउंड चेक किया और हील शिन टेस्ट। अब जो है आता है नेक्स्ट सेंसरी सिस्टम। यहाँ पे मोटर सिस्टम भी कंप्लीट हुआ, फिर कोऑर्डिनेशन की हमने। अब सेंसरी सिस्टम में क्या किस तरह से हमने एग्जामिनेशन करनी होती है, सबसे पहले हमने पेन जो है, पेन, टच, टेम्परेचर, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ये चीज़ें जो है हम सारी सेंसरी सिस्टम में चेक करेंगे। अच्छा, जिसमें क्या होता है हमने इस तरह से एक नीडल लेनी होती है, हाइपोडर्मिक नीडल, ठीक है। ये तो हमारा जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है पेन को कंट्रोल कर रहा होता है। तो अब सेंसरी सिस्टम में पेन चेक करने के लिए जो है हमने एक न्यू पिन लेनी है और फिर पेशेंट को दिखाना है कि ये जो है रिलेटिवली शार्प सेंसेशन आपको इंट्रोड्यूस करवाएगी। कैसे हम दिखाएंगे, हम थोड़ा सा ना ये किसी नॉर्मल एरिया पे जो है पहले टच करेंगे नीडल, जैसे इसकी स्टर्नम पे जो है टच करके उसको दिखाएंगे, क्योंकि वो तो नॉर्मल है, हम लिम्स में एग्जामिनेशन कर रहे हैं। तो इस तरह से ये शार्प है। तो अब हमने पेशेंट को कहना है अपनी आंखें क्लोज़ करें और फिर क्वालिटी ऑफ सेंसेशन आपको बताए कि ये ब्लंटर है या शार्प है। अब हर एक डर्माटोम जो है लिम का और ट्रंक का आपने टेस्ट करना है, ठीक है। फिर राइट को लेफ़्ट के साथ सेम डर्माटोम पे देखें, आपने कंपेयर करते जाना है। मैप आउट द एक्सटेंट ऑफ एनी एरिया ऑफ डलनेस बाय गोइंग फ्रॉम एरिया ऑफ डलनेस टू द एरिया ऑफ नॉर्मल सेंसेशन। डलनेस वाले से फिर नॉर्मल वाले पे जाना है, इस तरह से आपने मैप आउट करना है। टच, पेन और टेम्परेचर ये जो है इम्पेयर हो जाती है सेंसेशन जब पेरिफेरल न्यूरोपैथीज़ होती हैं, नर्व की इंजरीज़ होती हैं या स्पाइनल इंजरीज़ होती हैं, ठीक है। इसका डिटेल में मैक्यूलेट या बेड साइड में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमने एलिसाइड करवाना होता है। बस ये इसी तरह से आपने दोनों लिम्स में साइमल्टेनियसली जो है कंपेयर करते जाना है और पेशेंट ने येस नो बोलते जाना है कि उसको फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी आंखें क्लोज होंगी, ठीक है। सारे डर्माटोम्स जो हैं, डर्माटोमल एरिया आपको जब याद होंगे तब आपको पता होगा कि आपने कहाँ कहाँ पे स्ट्रोक करना है, ठीक है। उसके बाद आता है पेन, इस तरह से एलिसाइड होगा। टच, लाइट टच जो है वो पोस्टीरियर कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे के थ्रू होता है एलिसाइड। तो इसमें हमने पेशेंट को कहना है अपनी आंखें क्लोज करें और फिर वर्बली जो है रिस्पॉन्ड करें टू द ईच टच। हमने स्किन को एक स्मॉल पीस ऑफ कॉटन वूल की मदद से टच करते जाना है, ठीक है, कॉटन वूल। अब जो एरिया है स्पाइनल सेगमेंट का, उसको हमने अकॉर्डिंगली एग्जामिन करना है और फिर कंपेयर करना है दूसरे लिम्ब को और उसी तरह फिर मैप आउट करना है एरिया ऑफ एबनॉर्मल सेंसेशन, ठीक है। दोनों को साथ साथ हमने कंपेयर करते जाना है और जो एबनॉर्मल सेंसेशन वाला एरिया होगा उसको फिर हमने मैप आउट करना है। तो जो राइट साइड पे आप जहाँ पे कर रहे हैं टच, तो वही लाइट टच लेफ़्ट साइड पे भी होगा और फिर पेशेंट ने येस बोलते जाना है। अगर उसको नहीं हो रही सेंसेशन लाइट टच महसूस तो उसने नो बोलना है। तो ये सारे डर्माटोम्स पर किया जाएगा, ठीक है, लाइट टच। इसी तरह से फिर इन्हीं डर्माटोम्स पर टेम्परेचर भी चेक किया जाता है। अब टेम्परेचर में क्या होता है कि पेन सेंसेशन की तरह ही हमने करना होता है, बस इसमें हमने हॉट या कोल्ड वाटर, ठीक है, दोनों तरह का टेम्परेचर जो चेक करवाना होता है। तो हमने ट्यूब्स में हॉट या कोल्ड वाटर डाल के और फिर वो डर्माटोमल एरियाज़ पे रखना होता है और पेशेंट का देखेंगे टेम्परेचर सेंसेशन उसकी जो इंटैक्ट है। आजकल ये रूटीनली जो है परफॉर्म नहीं किया जाता है, एक्सेप्ट जो सेरेंजोमाइलिया है उसमें सिर्फ हम ये करते हैं, रूटीनली हम ये टेम्परेचर नहीं करवाते। उसके बाद वाइब्रेशन आता है। तो वाइब्रेशन किस तरह चेक होगी हमने, अच्छा जी, इसमें क्या होगा कि हमने पेशेंट को कहना अपनी आंखें क्लोज करें और फिर हमने एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क जो है ना वो स्टर्नम पे रखना होता है ताकि पेशेंट पहले तो आइडेंटिफाई करे कि ये किस तरह की सेंसेशन है और उस वाइब्रेशन को फील करके बताए। तो पहले वहाँ हमने कर ली। अब जो है लोअर लिम्ब पे आपने क्या करना है कि सबसे पहले बिग टो को टेस्ट करना है इस तरह से स्ट्राइक करके और जो है लगाना होता है, रखना होता है आपने ट्यूनिंग फॉर्क। बिग टो फिर एंकल पे आप रखेंगे, ठीक है, सीक्वेंस में आप जाएंगे एंकल पे, फिर टिबिया की शाफ्ट पे और फिर जो है एंटीरियर इलियक जो क्रेस्ट है उस पर रखेंगे, ठीक हो गया। एग्जामिनर जो है फिर स्टॉप करता है ट्यूनिंग फॉर्क को अपने हैंड के, ठीक है, सारे एरियाज़ पर जब अप्लाई कर लेगा। यहाँ वीडियो में सिर्फ जो है बिग टो पे दिखाया गया, जो सारे एरिया पे अप्लाई कर लेगा। फिर एग्जामिनर ट्यूनिंग फॉर्क को स्टॉप करेगा और पेशेंट डिस्क्राइब करेगा कि क्या हुआ।
कौन कहाँ कहाँ पे जो है इसको महसूस हुई वाइब्रेशन, और दोनों साइड्स को, दोनों लिम्स में आपने ये करना है और कंपेयर करना है। अच्छा, एक और बात, अगर पेशेंट को बिग टो में ही महसूस हो रही है वाइब्रेशन तो फिर हम ऊपर नहीं जाते। अगर बिग टो में नहीं हो रही फिर एंकल में जाते हैं, एंकल में भी नहीं हो रही फिर टिबियल शाफ्ट, फिर एंटीरियर लेग, इस तरह से करना होता है, ठीक है। और इसके अलावा ये भी पॉइंट याद रखिए कि वाइब्रेटिंग ये सेंसेशन जो है लॉस्ट किस में होंगी, अगर अर्लियर जो डायबिटिक न्यूरोपैथी है उसमें ये लॉस्ट हो जाती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी में। अच्छा जी, उसके बाद आता है प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन यानी जॉइंट पोजीशन सेंस आपने पेशेंट की इंटैक्ट है किस तरह चेक करना है। आपने अपर लिम्ब में तो जो है डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट जो है ना इंडेक्स फिंगर का, वो यूज़ करना है, ठीक है। जब सारी फिंगर्स में आप चेक करेंगे, जब पेशेंट जो है अपनी उसकी आइज़ ओपन होंगी, आपने उसका प्रॉक्सिमल फैलेंक्स जो है फिंगर का एक हाथ से जो है होल्ड करना है, और जबकि मीडियल और लेटरल बॉर्डर जो है डिस्टल फैलेंक्स के विथ अदर थंब एंड फिंगर मूव अप एंड डाउन टू डेमोन्स्ट्रेट दिस पोजीशन टू द पेशेंट। अच्छा जी, इस वीडियो में इसने सही से परफॉर्म किया है, जिसमें जो है पेशेंट की आइज़ ओपन ही होंगी। हमने पहले प्रॉक्सिमल फैलेंक्स को जो है ग्रैस्प करना है एक हाथ से, और दूसरे हाथ से जो है हमने मीडियल और जो लेटरल बॉर्डर है डिस्टल फैलेंक्स का, उसको अपनी थंब और फिंगर से हमने पकड़ना है, ठीक है, और फिर मूव करना है उसको अप एंड डाउन, और ये पोजीशन हमने पेशेंट को भी दिखानी है, ठीक है। और फिर हमने पेशेंट को कहना है अब आप अपनी आंखें बंद करें, और फिर यही सेम मैन्यूवर हम रिपीट करेंगे, और हम पेशेंट से पूछेंगे कि डिस्टल फैलेंक्स की पोजीशन कहाँ पर है, ठीक है। यानी आप इस तरह से मूव करवा रहे हैं, इस तरह से देखिए, ऊपर किया, पहले ऊपर करके होल्ड किया, तो हम पूछेंगे अब कहाँ पे जॉइंट, ऊपर है या नीचे, फिर नीचे किया तो अब नीचे है, इस तरह से हमने मूव करके, और मूवमेंट प्रोप्रियोसेप्शन जॉइंट पोजीशन हम पूछ रहे हैं। इसी तरह फिर लोअर लिम्ब में होता है। लोअर लिम्ब में अब क्या होगा कि इंटरफेरेंशियल जॉइंट जो बिग टो का है उसको टेस्ट करना है। हमने प्रॉक्सिमल फैलेंक्स जो है फिर दूसरे हाथ में पकड़ना है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। दूसरे हाथ से फिर प्रॉक्सिमल फैलेंक्स को, डिस्टल को दूसरे हाथ से, और ऊपर करेंगे, पूछेंगे अभी कहाँ पे है जॉइंट, नीचे करेंगे, मिडल में, इस तरह से होगा। ये होगी प्रोप्रियोसेप्शन जॉइंट पोजीशन सेंस। और ये हमें जो है प्रोप्रियोसेप्शन जो है जॉइंट पोजीशन सेंस किस में इम्पेयर मिलती है, जो पेरिफेरल न्यूरोपैथीज़ होती हैं और माइलोपैथीज़ जो कि डोर्सल कॉलम को अफेक्ट करती हैं, उनमें ये लॉस हो जाएगी, ठीक है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी माइलोपैथीज़ में। उसके बाद अगला आता है देखिए 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। इसमें क्या होता है कि हमने जो है ओपन आउट करना है पेपर क्लिप को किसी पॉइंटेड 2 चीज़ों से, यानी जैसे पेपर क्लिप हो गया उसकी मदद से हमने पेशेंट को कहना है अपनी आइज़ को क्लोज करें, और फिर ये देखें 2 लिप्स जो है ना इस क्लिप के, वो हमने फिंगर पल्प पे जो है रखने होते हैं, टच करवाने होते हैं, और पेशेंट को कहना है, पूछना है कि आपको एक टच महसूस हो रहा है या 2 स्टिमुलाई जो है अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। दोनों टिप्स लगा के आपने पूछना है एक महसूस हो रहा है या डबल। तो फिर हमने जो है मिनिमम डिस्टेंस जो है डिटरमाइन करना है कि कौन से पॉइंट पे उसको 2 महसूस हो रहे हैं और 1 महसूस हो रहा है, ठीक है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन उसकी इंटैक्ट है या नहीं, और कौन से पॉइंट पे उसको 2 पॉइंट सही से फील हो रहे हैं, क्योंकि वो हम 2 ही अप्लाई कर रहे हैं, 2 देखें प्रॉन्ग्स हैं, तो वो हमने चेक करना है। नॉर्मल लोगों में क्या होता है 2 सेपरेट स्टिमुलाई हम डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं, ठीक है, जब हम इसको अप्लाई करेंगे एज़ क्लोज एज कितना 3 to 5 मिलीमीटर जितना जो है वो हो पाएगा ऑन द पल्प ऑफ इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर के पल्प पे जब आप करेंगे तो 3 से 5 मिलीमीटर जितने फासले पे हो जाएगा। और बहुत सी जो पेरिफेरल न्यूरोपैथीज़ होती हैं उनमें जो है 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन जो है लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर इस फिगर में थोड़ा सा इन्होंने दिखा दिया है डर्माटोम्स डिफरेंट लेवल्स पे, और मैक्लोर में हम डिटेल में देखेंगे कौन से डर्माटोम पे हमने जो है लाइट टच, पेन, ये सेंसेशन जो है एलिसाइट करवानी होती है। यहाँ पर ये टेबल है जिसमें क्रेनियल नर्व्स गिवन है सारी, हमारी 12 जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, जिसमें इनकी नेम और उस नर्व का फंक्शन जो है गिवन है, ठीक है। नंबर 1 ऑल्फैक्टरी स्मेल इनमें इन्वॉल्व होती है, स्मेल सेंसेशन। नंबर 2 ऑप्टिक जो है हमारी नर्व, ये विजन फील्ड, एफरेंट रिफ्लेक्स, इनको जो कंट्रोल करती है। 3rd ओक्यूलोमोटर आईलिड की एलिवेशन है, एबडक्शन, एडक्शन, डिप्रेशन, और इसके अलावा इफरेंट जो है वो प्यूपिल की तरफ लेके जाएगी, इफरेंट सेंसेशंस। नंबर 4 ट्रोक्युलर नर्व होती है जो कि आई की इंटोर्जन में इन्वॉल्व है, डिप्रेस करती है और डिप्रेशन करेगी इन एडक्शन। नंबर 5 हमारी ट्राइजेमिनल जो फेशियल नर्व होती है, जो फेशियल और कॉर्नियल जो सेंसेशन है उनको कंट्रोल करती है, और मसल्स ऑफ द मैस्टिकेशन को, ठीक है। और 6 एबडक्शन है जो आई की सिर्फ एबडक्शन में इन्वॉल्व होती है। 7th नंबर हमारी फेशियल है जो फेशियल के मसल्स को कंट्रोल करिए, फेशियल मूवमेंट को कंट्रोल करिए और टेस्ट फाइबर्स भी ले जाएगी। 7th वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व जो बैलेंस और हियरिंग में इन्वॉल्व है। 9th इज ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। ग्लॉसोफेरेंजियल हमारे जो सॉफ्ट पैलेट, इनको जो है सेंसेशन प्रोवाइड करती है, टेस्ट फाइबर्स भी है इसी में।
10th वेगस में जो है वो पैलेटल मूवमेंट को कंट्रोल करेगा और वोकल कॉर्ड्स को, इसके अलावा कफ में भी वेगस इन्वॉल्व होता है। 11th एक्सेसरी है जो हेड टर्निंग और शोल्डर श्रगिंग में इन्वॉल्व है। एंड 12th जो है हाइपोग्लोसल है जो टंग की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। तो ये हमारी 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, इनकी भी रैपिड एग्जामिनेशन की जाती है जो कि न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इन्होंने रैपिड एग्जामिनेशन ऑफ क्रेनियल नर्व्स बताई है कि हमने जो है सारी क्रेनियल नर्व्स की एग्जामिनेशन को 5 मिनट्स के अंदर जो है जल्द से जल्द क्विकली जो है हमने परफॉर्म करना होता है, एग्जामिन करना होता है। तो सबसे पहले जस्ट रिमेंबर द स्टेप्स जो आपने याद रखने हैं जो यहाँ पर गिवन है। ऑल फैक्ट्री नर्व को चेक करने के लिए आपने हर एक नोस्ट्रल को सेपरेटली एग्जामिन करना होता है। नॉन पंजेंट सब्सटेंसेस जो है ना बॉटल्स में होंगे उनको स्मेल करवा के चेक करेंगे। ऑप्टिक नर्व जो विजन में इन्वॉल्व है उसमें विजुअल एक्विटी को चेक करने के लिए नियर विजन हम चेक करेंगे पेशेंट को कहेंगे रीडिंग बुक, और फार विजन के लिए स्नेल एंड चार्ट की मदद से उसको चेक करेंगे। कलर विजन के लिए फिर इश्तिहारा चार्ट होता है। फील्ड विजन के लिए कन्फ्रंटेशन मेथड करेंगे और फंडोस्कोपी भी की जाती है ऑप्टिक नर्व की इंटेग्रिटी को चेक करने के लिए। 3rd, 4th और 6th यानी कि ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर और एब्डुसन नर्व के लिए हमने आईलिड में टोसिस चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसको ओक्यूलोमोटर कर रही है। प्यूपिल में हमने उसको शेप, साइज, रिएक्शन टू लाइट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंसेंट्रल रिफ्लेक्स चेक करने हैं और अकोमोडेशन, ठीक है। और आई मूवमेंट्स में ना सारी डायरेक्शन में चेक करवाएंगे, पेशेंट को कहेंगे अपनी मूव इस तरह से फिंगर मूव करवा के और सारी डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट चेक करेंगे। तो इन 3 स्टेप्स से क्या होगा कि 3rd, 4th और 6th की इंटेग्रिटी चेक हो जाएगी। 5th जो नर्व होती है ट्राइजेमिनल नर्व होती है। ट्राइजेमिनल के लिए जो है सेंसरी और मोटर दोनों कंपोनेंट चेक किए जाएंगे। सेंसरी में आपने कॉर्नियल और कंजक्टिवल रिफ्लेक्सेस करवाने हैं बाय टचिंग विद अ कॉटन विस्प, और मोटर रिस्पॉन्स के लिए मैसेटर को चेक करने के लिए आप क्लेंचिंग ऑफ टीथ कहेंगे, आप करके दिखाएं। टेरिगोर्स को चेक करने आप अपना जॉ ओपन करें अगेंस्ट रेजिस्टेंस और फिर मूव द जॉ लेटरली अगेंस्ट रेजिस्टेंस। फिर जॉ जर्क पीसी में किया जाता है जो कि अपर मोटर न्यूरॉन पाल्सी जो है ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, उसमें हमें जॉ जर्क मिलता है, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है यही जॉ जर्क, ठीक है, होती है अपर मोटर न्यूरॉन लेजन है, लेकिन ट्राइजेमिनल की जो है अपर मोटर न्यूरॉन पाल्सी होती है, ठीक है। इस वीडियो में देखिए ये जॉ जर्क जो है एग्जैजुरेटेड हमें मिल रहा है जो कि अपर मोटर न्यूरॉन लेजन पाल्सी में जो है ट्राइजेमिनल नर्व की पाल्सी में हमें मिलता है, ठीक हो गया। इस तरह से एग्जैजुरेटेड जॉ जर्क मिलेगा। उसके बाद आता है हमारे पास फेशियल नर्व की एग्जामिनेशन। इसमें हमने क्या करना होता है कि पेशेंट को कहना है आपने ऊपर देखें, ठीक है, और एग्जामिन द रिंकल्स ऑफ द फोरहेड, जैसे वो अपनी मतलब फेस को ना हिलाए, बस ऊपर देखने की कोशिश करें। तो जब रिंकल्स बनेंगे फोरहेड पे तो आपने दोनों साइड्स के रिंकल्स को कंपेयर करना है, जिस साइड पे नहीं बन रहे तो वो फेशियल पैरालिसिस हो सकती है। इसी तरह कहेंगे कि अपनी आइज़ को टाइटली क्लोज करें और फिर आपने जो है ना उसकी दोनों साइड्स को कंपेयर करना है। तो जो आइज़ जिस वाली साइड को ज़ोर से बंद नहीं कर पाएगा वो पाल्सी वाली साइड हो सकती है। लुक फॉर द नेज़ोलेबियल फोल्ड, जहाँ पे नेज़ोलेबियल फोल्ड एब्सेंट है तो वो मसला होगा फेशियल नर्व पाल्सी। आस्क द पेशेंट टू इन्फ्लेट द चीक्स, ठीक है, अपने मुंह में हवा भरे और फिर इसके अलावा उसको कहेंगे उसको फिर आपने सब प्रेस करना होता है, ठीक है, जो ईजिली साइड जो है वो कंप्रेस हो जाएगी थोड़ा सा टच करने पर तो वो पैरालिसिस वाली है, या अगर पैरालिसिस होगी तो वो इन्फ्लेट भी नहीं कर पाएगा अपनी चीक को। शो टीथ एंड विसल, ठीक है, विसल भी नहीं बजा पाएगा अगर इसको पैरालिसिस है, फेशियल पाल्सी है। अब आता है 8th नर्व की एग्जामिनेशन विच इज़ अ वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। उसमें हमने पेशेंट के जो कान में है विस्पर करना होता है हर एक कान में ताकि डेफनेस को चेक करें, और रिनी और वेबर टेस्ट जो है जो हम ENT में डिटेल में डिस्कस करके आए हैं वो हमने परफॉर्म करने हैं। 9th और 10th ग्लोसोफेरेंजियल नर्व एंड वेगस जो होती हैं इनको चेक करने के लिए गैग रिफ्लेक्स चेक किया जाता है। जो पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल है उसको आपने टच करना है, वुडन स्पैचुला की मदद से आप कर सकते हैं। तो उसमें जो है कॉन्ट्रैक्शन और एलिवेशन होगी फेरेंजियल वॉल की उस साइड पे, ठीक है, तो इंटेग्रिटी को हम चेक करने हैं ये ग्लोसोफेरेंजियल की। इसी तरह पैलेटल रिफ्लेक्स में हमने क्या करना है कि जब आप सॉफ्ट पैलेट जो ऊपर होती है उसको टच करेंगे तो वो मूव करेगी अपवर्ड, ठीक है। टेस्ट जो है उसमें हमने पेशेंट को कहना है आप कहें एंड देन लुक एट द सिमेट्रिकल मूवमेंट ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, जो यूविला है उसकी मूवमेंट को चेक करेंगे। इसके अलावा आस्क द पेशेंट टू स्पीक टू असेस द होर्सनेस टू कफ एंड स्वेलो, बोल के दिखाए उससे हम होर्सनेस चेक कर रहे हैं। इसके अलावा कफ एंड स्वेलो करके दिखाए तो इसमें हम इसकी इंटेग्रिटी को चेक कर रहे हैं वेगस की। देन आता है 11th नर्व हाइपोग्लोसल नर्व। इसमें हमने टंग वेस्टिंग को चेक करना होता है। हमने पेशेंट को कहना है अपनी टंग को प्रोट्रूड करे और फिर जो है मूव करके दिखाए। तो अगर सिर्फ वो प्रोट्रूड कर रहा है और टंग जो है प्रोट्रूड करने पर डेविएट कर रही है तो जिस साइड पे वो डेविएट करेगी वो वीकर साइड है, वहाँ उस साइड की नर्व की पैरालिसिस है, ठीक है, इप्सिलेटरल साइड पे वो करेगी डेविएट। लास्ट जो होती है नर्व 12th हाइपोग्लोसल थी। उसके बाद लास्ट 11th जो है एक्सेसरी नर्व, उसमें
जो हमारे हेड टर्निंग शोल्डर श्रगिंग में इन्वॉल्व होती है, उसमें हमने पेशेंट को कहना है श्रग करे और फिर शोल्डर को श्रग करे, और हमने जो है ट्रेपीजियस को फील करना है वाइल पुशिंग द शोल्डर डाउन। हम उसको इस तरह से उसके शोल्डर को डाउनवर्ड पुश करेंगे, वो ऊपर श्रग करेगा। इसके अलावा आस्क द पेशेंट टू टर्न द हेड अगेंस्ट रेजिस्टेंस एंड फील द बल्क ऑफ द स्टेनोक्लेडोमास्टोइड। ठीक है, स्टेनोक्लेडोमास्टोइड के बल्क को हमने उसका हेड अपने साइड पे करके वो हमने जो है फील करना है। एक साइड से हम रेजिस्टेंस दे रहे होंगे उसके सर को, और उसने उसी साइड पे जो हेड टर्न करना है, तो टर्न करेगा तो उससे हम देखेंगे उसके स्टेनोक्लेडोमास्टोइड में कितनी जो है पावर है। अगर एक्सेसरी नर्व की पैरालिसिस होती तो वो नहीं रेजिस्टेंस के अगेंस्ट कर पाएगा, टर्न नहीं कर पाएगा। दैट्स इट। तो यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है नर्वस सिस्टम की एग्जामिनेशन, जिसमें हमने सारा डिटेल में क्विक रिव्यू किया, कॉन्शियस लेवल देखा, फिर हायर मेंटल फंक्शन में हमने कॉग्निटिव स्किल, मेमोरी, रीजनिंग और इमोशनल स्टेटस किस तरह चेक करते हैं वो डिस्कस किया था। फिर मोटर सिस्टम डिस्कस किया, उसमें बल्क, टोन, पावर, रिफ्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन, गेट। सेंसरी सिस्टम में हमने टच, पेन, टेम्परेचर, वाइब्रेशन, पोजीशन। इसके अलावा क्रेनियल नर्व्स 12 की किस तरह होगी एग्जामिनेशन वो डिस्कस की, और एग्जामिनेशन ऑफ द अनकॉन्शियस पेशेंट जो है वो आगे स्ट्रोक वाले चैप्टर में टॉपिक में डिस्कस होगा। अब जो है आगे हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा न्यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस कौन सी करवाई जाती हैं वो सारी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक्सरे स्कल जो है करवाया जाता है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए। इन्वेस्टिगेशन जो हम ये करवाते हैं, इसमें ज़्यादातर हम फ्रैक्चर देखने के लिए करवाते हैं। ठीक है, स्कल का वॉल्ट या बेस का फ्रैक्चर हमें नज़र आता है, और डिस्ट्रक्शन या इनलार्जमेंट हो जाए पिट्यूटरी फोसा की ड्यू टू द ट्यूमर या रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ठीक है, जब भी प्रेशर बढ़ जाता है तो पिट्यूटरी जो फोसा है उसकी अगर डिस्ट्रक्शन हो जाए तो वो भी हमें एक्सरे पे नज़र आएगी। इसी तरह अगर कोई अंदर ट्यूबर की लोमा की वजह से कोई कैल्सिफिकेशंस हैं तो वो भी एक्सरे पे नज़र आएंगी, तो उसके लिए हम एक्सरे सजेस्ट करते हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड का एक्सरे क्या हमें दिखाता है, वो क्यों हम सजेस्ट करते हैं, वो भी फ्रैक्चर्स को ही इंडिकेट करता है। ठीक है, जिस तरह स्कल का ये भी फ्रैक्चर्स को करेगा। और स्पॉन्डाइलोसिस होती है डीजेनरेटिव बोन डिजीज़ है, वो भी एक अलग टॉपिक है जो हम डिटेल में पूरा डिस्कस करेंगे आगे। तो वो उसके लिए भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो मेन एक्सरे होती है, वो उस पर हमें इंडिकेट होगा। बोन की कोई भी अगर डिस्ट्रक्टिव लेजन है, इन्फेक्शन की वजह से हो वो डिस्ट्रक्टिव लेजन, या फिर उसमें कोई मेटास्टेसिस हुई है बोन में, तो बोन में मेटास्टेसिस भी हमें एक्सरे पे नज़र आती है। ठीक है, तो उसके लिए हम सजेस्ट करते हैं। अब सीटी स्कैन की बात करें न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन की, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो सीटी स्कैन मेनली जो है वो एक्सरे स्लाइस होता है 5 to 10 मिलीमीटर थिकनेस का, और जिसमें डिफरेंट टिश्यूज़ में डिफरेंट डेंसिटीज़ होती हैं। ठीक है, एक होता है हाइपोडेंस टिश्यू, एक होता है हाइपरडेंस टिश्यू। यानी सीटी पे कौन सी चीज़ें हमें हाइपोडेंस नज़र आएंगी, यानी हाइपो ब्लैकिश नज़र आएंगी। हाइपरडेंस यानी वाइटिश कौन सी चीज़ें नज़र आएंगी। तो सीटी पे ज़्यादा ब्लैक नज़र आने वाला हाइपोडेंस जो एरिया है वो होता है इन्फेक्शन, ट्यूमर, एब्सेस। अब एब्सेस जो है उसमें आपने याद रखना है कि उसकी एक वाइट रिम उसकी वाइट होगी, लेकिन अंदर उसमें ब्लैक सेंटर होगा। ठीक है, एब्सेस इस तरह नज़र आती है। सेरेब्रल इडीमा भी हमें ब्लैक नज़र आती है। एनसेफेलाइटिस इन्फेक्शन जो है, और जो हेमाटोमा रिजॉल्व कर रहा हो, रिजॉल्विंग हेमाटोमा, हेमरेज याद रखिएगा वाइट नज़र आता है, लेकिन जो रिजॉल्विंग हेमाटोमा है वो हमें ब्लैक नज़र आता है। इसके अलावा CSF एयर जो है, CSF में फ्लूइड होता है, उसमें एयर अगर आ जाए तो वो भी ब्लैक नज़र आएगी। ठीक हो गया। अब हाइपरडेंस वाइटिश टिश्यूज़ जो है वो हमें बोन हो गई, या ब्लड जैसे हेमरेज होता है, जिस तरह पीछे आगे हम डिस्कस करेंगे स्ट्रोक वाले टॉपिक में, कि जो हेमरेजिक स्ट्रोक है वो हमें सीटी पे वाइट नज़र आता है, और कैल्सिफिकेशन जो है वो भी हमें सीटी पे वाइट नज़र आएंगी। उसके बाद ये आता है एडवांटेजेस ऑफ सीटी स्कैन। ठीक है, क्या फ़ायदा है सीटी स्कैन का और लिमिटेशंस क्या है। एक तो सीटी स्कैन जो है उससे हमें ये फ़ायदा है कि हमें सेरेब्रल ट्यूमर्स जो है वो नज़र आ जाते हैं आराम से। इंट्रा सेरेब्रल अगर कोई हेमरेज हुई है, इन्फेक्शन हुआ है, वो भी सीटी पे मिलेगा। हेमाटोमा, सब ड्यूरल हेमाटोमा हो या एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा, तो वो नज़र आएगा। मेन चीज़ें आप याद रखें कि ट्यूमर नज़र आएगा आपको, हेमरेज या फिर उसमें इन्फेक्शन जो है वो आपको ईजीली नज़र आएगी सीटी स्कैन पे, ये फ़ायदा है। कोई भी हेमाटोमा एक्स्ट्रा ड्यूरल या सब ड्यूरल, हेमरेज जैसे सब एरेकनोइड हेमरेज हमें मिलती है। लेटरल शिफ्ट ऑफ द मिडलाइन स्ट्रक्चर, अगर जो है स्ट्रक्चर्स जो है ब्रेन के वो शिफ्ट हो गए हैं तो वो भी हमें शिफ्टिंग उनकी नज़र आएगी, लेटरल शिफ्ट। सेरिब्रल एट्रोफी हमें सीटी पे मिलेगी, और पिट्यूटरी मास लेजन, पिट्यूटरी में अगर कोई भी मास लेजन है तो वो भी सीटी स्कैन पे मिलेगा। लिमिटेशन इसकी ये है कि इसमें अगर जो छोटी लेशंस होती है ना वो सीटी स्कैन पे अब नज़र नहीं आती, ये थोड़ा सा इसमें लिमिटेशन है, जिससे 1 सेंटीमीटर डायमीटर से कम वाली नज़र नहीं आएंगी। दूसरा ये कि लेशंस जिसमें एटेन्यूएशन है सिमिलर टू दैट ऑफ द बोन मे बी मिस्ड इफ़ नियर द स्कल, अगर वो ऐसी कोई लीजन है जो कि बिल्कुल वैसे ही दिखने में है
स्कल की तरह, जिस तरह स्कल बोन है तो बोन हमें वाइट नज़र आती है, तो वो लेजन भी कोई ऐसी है जो वाइट नज़र आती है, वो हेमरेज भी हो सकती है। तो उसमें फिर हमें कन्फ्यूजन होती है, मिस हो जाती है। तो ये भी सिटी स्कैन की लिमिटेशन है। अगर वो बोन के साथ पड़ी हुई है लेजन तो हमें ऐसा लगेगा कि ये बोन ही है। तीसरी ये लिमिटेशन है कि लेजन जिसमें एटीन्यूएशन है सिमिलर टू दैट ऑफ द ब्रेन आर पुअरली इमेज, जैसे कि प्लैक ऑफ द मल्टीपल स्क्लेरोसिस या जो सब ड्यूरल हेमाटोमा होता है, वही बात कर रहा है ऊपर वाली, तो ये वाइट नज़र आती हैं। तो इसलिए जैसे वो वाइट नज़र आ रही थी तो बोन से मिक्स हो रही थी, अब ये ब्लैक नज़र आती हैं, ब्लैक हो गया। सब ड्यूरल हेमाटोमा जैसे मैंने आपको बताया ब्लैक नज़र आता है, तो ये ब्रेन की तरह ही ब्लैक होगा तो मिस हो सकता है। अगली लिमिटेशन है कि सिटी जो है समटाइम ना जो पोस्टीरियर फोसा की जो लेशंस होती है ना, पीछे वाला पोस्टीरियर फोसा, उसकी लेशंस को मिस कर देता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें लिमिटेशन है। तो इसीलिए जो पोस्टीरियर फोसा में अगर कोई भी लेशन है तो उसमें हमारी इमेजिंग ऑफ चॉइस होती है एमआरआई, क्योंकि एमआरआई करवाएंगे सिटी पे पोस्टीरियर फोसा इतना अच्छा नज़र नहीं आता। स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो वो डायरेक्टली विदाउट कंट्रास्ट जो है इमेज हम नहीं कर पाते, एक ये भी लिमिटेशन है। इसमें फिर हमें कंट्रास्ट की ज़रूरत पड़ती है, इसके बगैर हम नहीं कर पाते। और लास्ट लिमिटेशन ये है कि पेशेंट की कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी होती है सीटी स्कैन में। ठीक है, जिस तरह वो पेशेंट को जो है फास्टिंग पर होना चाहिए, हाइड्रेशन वगैरह का भी इसमें ख्याल रखना होता है और बहुत सी चीज़ें और होती हैं, तो कोऑपरेशन जो है पेशेंट की बहुत ज़रूरी होती है। अब आता है इंडिकेशन फॉर द कंट्रास्ट सीटी, कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हमने कंट्रास्ट करना था। जिस तरह हमने जो पढ़ा स्ट्रोक का टॉपिक, तो उसमें हमें आगे हम डिस्कस करेंगे, लेक्चर्स हैं, तो उसमें हम नॉन कंट्रास्ट सीटी यूज़ करते हैं। तो कंट्रास्ट सीटी किस में फिर करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जो आपने याद रखना है कि सीजर्स में कंट्रास्ट सीटी जो है इंडिकेट किया जाता है। इन्फेक्शन है कोई, ठीक है, वीनस थ्रोम्बोसिस वाले पेशेंट में, ट्यूमर्स के लिए सीटी किया जाता है कंट्रास्ट के साथ। एटिपिकल स्ट्रोक फाइंडिंग मिले हमें प्लेन सीटी पे, प्लेन सीटी हमने कराया विदाउट कंट्रास्ट, उसमें अभी कोई भी एटिपिकल फाइंडिंग है नहीं मिली। इसी तरह एटिपिकल हेमरेज मिल रहा है प्लेन सीटी पे, तो फिर हम अब कंट्रास्ट करेंगे। फोकल इडीमा मिले अगर प्लेन सीटी पे, ठीक है, किसी फोकली किसी जगह पर अगर इडीमा मिल रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। सीजर, इन्फेक्शन, वीनस थ्रोम्बोसिस, ट्यूमर, एटिपिकल स्ट्रोक फाइंडिंग ऑन प्लेन सीटी, एटिपिकल हेमरेज ऑन प्लेन सीटी एंड फोकल इडीमा। अगली इन्वेस्टिगेशन आती है एमआरआई, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में एमआरआई बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो एमआरआई से जो है ब्रेन ट्यूमर्स डिटेक्ट होते हैं, वही बात कि इन्फेक्शन भी डिटेक्ट होगी, हेमरेज, और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट जो कि है लेजन ऑफ द पोस्टीरियर फोसा, ठीक है, ये चीज़ें हमें एमआरआई पे मिलेंगी। स्पाइनल कॉर्ड की बात करें उसमें एमआरआई हमें ट्यूमर्स शो करेगा, सेरेंजोमाइलिया और कंप्रेशन। इसके अलावा कोई वास्कुलर अगर मेलफॉर्मेशन हो गई है तो वो भी हमें एमआरआई पे मिलेगी। अब एडवांटेजेस कंपेयर करें हम सीटी स्कैन के साथ, तो क्या एडवांटेजेस हैं एमआरआई के। एमआरआई जो है वो किसी भी प्लेन में हो सकता है, यानी कोरोनल, एक तो प्लेन का फ़ायदा है, कोरोनल, सेजाइटल, ओब्लिक प्लेन में हो सकती है। इसमें कोई आयोनाइजिंग रेडिएशंस नहीं है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा नुकसान दे, क्योंकि सीटी भी एक किस्म का एक्सरे ही है जो स्लाइसिस में किया जाता है, लेकिन एमआरआई में ऐसा नहीं है। दूसरा, मोर सेंसिटिव है टू टिश्यू चेंजेस, यानी प्लैक ऑफ डीमाइलिनेशन जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में बनते हैं वो हमें इजीली यहाँ पे नज़र आते हैं। तो टिश्यू में कोई भी अगर चेंज है, प्लैक वगैरह, वो ज़्यादा सेंसिटिव है एमआरआई के लिए, उसमें अच्छे से नज़र आ जाता है। इसमें भी बोन आर्टिफैक्ट कोई भी नहीं है जो मसला हो रहा था सिटी में। स्पाइनल कॉर्ड और नर्व रूट्स जो है इमेज डायरेक्टली होंगे, इनमें कॉन्ट्रास्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व रूट्स के लिए। इसके अलावा जो 0.5 सेंटीमीटर से छोटी लेशंस होती हैं वो वहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन इसमें ईजीली हमें मिल जाएंगी एमआरआई पे, ठीक हो गया, लेस देन 0.5 सेंटीमीटर। और मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी इमेजेस ऑफ ब्लड वेसल्स विदाउट द नीड ऑफ द कंट्रास्ट, ठीक है, एमआरए भी होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो एंजियोग्राफी होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस ब्लड वेसल्स का, जिसमें कंट्रास्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो इसकी लिमिटेशन है वो कम है फिर भी सिटी से। एक तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, एमआरआई में टाइम टेकिंग है, एक्सपेंसिव भी होता है, महंगा है, ठीक है, पेशेंट की कोऑपरेशन वही बात इसमें भी ज़रूरी है, और क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेस ऑफ द एमआरआई ट्यूब आपने देखी होगी जो सराउंड की हुई होती है, उसमें मैग्नेट्स लगे होते हैं पूरे, तो उसका जो है फोबिया होता है, उसको कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया, उस कन्फाइंड स्पेस में जाने का, ताकि एमआरआई जिसमें होती है उससे डर लगता है पेशेंट्स को। कन्फाइंड स्पेसेस का जो फियर होता है उसको कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। जिस तरह क्राउडेड प्लेसेस हो गई, एलिवेटर्स, या छोटा जो कमरा होता है, एमआरआई मशीन, क्लोजेट, ठीक है, उसकी फियर को कहते हैं। अगली इन्वेस्टिगेशन है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, ईईजी। इस तरह से देखिए ये होती है एमआरआई मशीन टनल की तरह, और इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन ये कुछ इस तरह से होती है। एमआरआई मशीन है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इसको हेडफोन दे रही है क्योंकि इसमें बहुत जो है नॉइज़ होती है, तो पेशेंट जो है कोई म्यूज़िक भी सुन सकता है उस वक्त।
लेकिन फिर भी इसका क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, क्लोज टनल की तरह का है। ठीक है, इसके अंदर जाके ये होगी इन्वेस्टिगेशन। इसी तरह ये सीटी स्कैन भी होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये है सीटी ब्रेन। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी ऑफ ब्रेन। ठीक है, ये क्या है, क्यों करवाई जाती है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है ये ब्रेन स्कैन इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। इसमें बताया गया कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी जो है एक्चुअली हमारे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स को जो है रिकॉर्ड करता है। कॉर्टेक्स की जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो रिकॉर्ड होती है। इसमें 16 इलेक्ट्रोड्स अप्लाई किए जाते हैं स्कल के वेरियस पॉइंट्स पे साइमल्टेनियसली फॉर 10 to 30 मिनट्स। ठीक है, ये 16 जगहों पे लगाया गया है 10 से 30 मिनट तक। ठीक है, और इसमें फिर हम कॉर्टेक्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेन जो इसमें वैल्यू है EEG की, वो एपिलेप्सी को डायग्नोस करने के लिए हम करवाते हैं, और इसके अलावा डिफ्यूज़ ब्रेन जो डिजीज़ होती हैं उनमें। तो हाउएवर पेशेंट जिस एपिलेप्सी का होता है उसमें EEG नॉर्मल भी आ सकती है बिटवीन द सीजर्स। ठीक है, बिटवीन सीजर हमें नॉर्मल भी मिल सकती है। एपिलेप्सी इसमें हमें क्या मिलती है, स्पाइक्स मिलती हैं, या स्पाइक्स एंड वेव एबनॉर्मलिटीज़, ये इसमें हॉलमार्क होता है एपिलेप्सी का, स्पाइक्स एंड वेव्स। जो डिफ्यूज़ ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं जिनमें हम अगली इंडिकेशन थी EEG की, उनमें अब कैसी वेव मिलेंगी, स्लो वेव्स मिलेंगी। जनरलाइज्ड स्लो वेव EEG पैटर्न मिलेगा जो कि एंसेफेलाइटिस में होता है, डिमेंशिया में, एंड मेटाबॉलिक एनसेफेलोपैथीज जैसे हाइपोग्लाइसीमिया, हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। ठीक है, तो ये डिफ्यूज़ ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं, तो इनमें हमें जनरलाइज स्लो वेव मिलेंगी, जबकि स्पाइक एंड वेव हमें एपिलेप्सी में मिलेगा। ब्रेन डेथ जो है उसमें बिल्कुल आइसो इलेक्ट्रिक EEG होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, या फिर डीप कोमा में एंड डेथ में। ठीक है, अगली इन्वेस्टिगेशन है इलेक्ट्रोमायोग्राफी, जो इस फिगर में भी बनी हुई है। अच्छा जी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी में क्या होता है, ये देखिए कंसेंट्रिक नीडल इलेक्ट्रोड है जो कि इंसर्ट किया जाता है वॉलेंट्री मसल में। ठीक है, मसल में, और फिर एम्पलीफाइड रिकॉर्डिंग जो है वो हम व्यू करते हैं ऑन अ विजुअलोस्कोप। इसमें 3 जो है वो फीचर्स डिमॉन्स्ट्रेट हो सकते हैं। एक तो नॉर्मल पैटर्न हमें मिलता है, डीनर्वेशन या रीइनर्वेशन, और मायोपैथिक, मायोटोनिक, मायोस्थेनिक चेंजेस जो हैं वो हमें फिर नज़र आएंगे उस पर। इस तरह से हम फिर ये विजुअलोस्कोप की मदद से फिर वेव्स को देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, जिसमें नॉर्मल पैटर्न भी नज़र आ सकता है, डीनर्वेशन या री इनर्वेशन पता चलेगी EMG से, मायोपैथिक, मायोटोनिक, मायोस्थेनिक चेंजेस। उसके अलावा अगला है नर्व कंडक्शन स्टडीज़। नर्व कंडक्शन स्टडीज़ जो होती है ना, वो न्यूरोपैथीज़ को डायग्नोस करने के लिए और नर्व इंट्रैपमेंट को डायग्नोस करने के लिए ये हम करते हैं, जो वीडियो में भी परफॉर्म कर रहा है। तो डिजिटल लेटेंसी क्या होता है, लेटेंसी फ्रॉम स्टिमुलस टू रिकॉर्डिंग द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, स्टिमुलस दिया और जब तक वो रिकॉर्ड हुआ उसमें जो है जो लेटेंसी हो उसको हम डिजिटल लेटेंसी कहते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ इवोक्ड रिस्पॉन्स, एंड कंडक्शन वेलोसिटी जो है, कंडक्शन की वेलोसिटी, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मोटर और सेंसरी जो है प्रोवाइड होती है इस नर्व कंडक्शन स्टडीज़ में। नर्व कंडक्शन वेलोसिटी की बात करें तो वो एज के साथ स्लो हो जाती है, जो हमारी नर्व की कंडक्शन वेलोसिटी है, और फॉल इन द बॉडी टेम्परेचर से भी ये स्लो होगा। पैथोलॉजिकली विथ नर्व इंट्रैपमेंट जैसे एक एग्जांपल हम पढ़ते आते हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म में हो जाता है फॉर एग्जांपल, तो उसमें भी नर्व कंडक्शन वेलोसिटी स्लो होगी। डीमाइलिनेटिंग न्यूरोपैथी में जैसे गुलियन बारे सिंड्रोम, और मल्टीफोकल मोटर न्यूरोपैथी में। तो ये इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम नर्व कंडक्शन स्टडीज़ करवाते हैं, जिसमें हमें ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। ठीक है, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, लेटेंसी, डिजिटल लेटेंसी, एम्पलीट्यूड, कंडक्शन वेलोसिटी। अगला है उसके बाद सेरिब्रल इवोक्ड पोटेंशियल्स। विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल जो है ये रिकॉर्ड करते हैं टाइम फॉर अ विजुअल स्टिमुलस टू रीच द ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स, यानी ये विजुअल स्टिमुलस जब तक ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स तक रीच करे, जो उसके में टाइम चाहिए वो इसमें रिकॉर्ड होता है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू चीफली है इन डिमॉन्स्ट्रेटिंग प्रीवियस रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस। ठीक है, पहले अगर पेशेंट को रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस हुआ है वो उसको डायग्नोस करने के लिए, तो उसमें होता क्या है कि परमानेंट डिले आ जाता है इन द लेटेंसी। ठीक है, लेटेंसी यही था ना, डिजिटल लेटेंसी के इवोक्ड रिस्पॉन्स से लेके जो है स्टिमुलस से लेके रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड तक जब जो है स्टिमुलस जाए उसको हम लेटेंसी कहते हैं। तो रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस में ये एक परमानेंट डिले रह जाता है लेटेंसी में। ठीक है, जब तक उसने देखा फिर वो प्रोसेस हुआ ब्रेन में, डिले आता है। डिस्पाइट रिकवरी ऑफ विजन उसका बिल्कुल सही होता है। तो ये इवोक्ड पोटेंशियल जो है हम मेजर करते हैं ऑडिटरी या सोमेटो सेंसरी स्टिमुलाई से। ऑडिटरी भी हो सकता है, सोमेटो सेंसरी। उसके बाद आता है बायोप्सी।
तो ब्रेन की बायोप्सी भी की जाती है, सीटी गाइडेड बायोप्सी की जाती है किसी इंट्राक्रेनियल मास की, और अब जो है ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ठीक है, सीटी गाइडेड हम कराते हैं। इसी तरह फिर मसल बायोप्सी भी होती है, ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोपी से या बायोकेमिकल एनालिसिस। ये इन्फ्लेमेटरी, मेटाबॉलिक या डिस्ट्रोफिक डिसऑर्डर जो होते हैं मसल के, उनको डायग्नोस करने के लिए हेल्पफुल है। पेरिफेरल नर्व्स में जो है बायोप्सी की जाती है सूरल नर्व की एंकल पर, तो उससे जो है सर्टेन न्यूरोपैथीज की डायग्नोसिस में हमें हेल्प मिलती है जो कि वास्कुलाइटिस की वजह से हुई हैं, ठीक है। तो सूरल नर्व की हम बायोप्सी करते हैं। CSF एनालिसिस हम डिटेल में करेंगे मेनिंजाइटिस वाले सेक्शन में, जो अभी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये सारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो से हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे मेनिंजाइटिस।